हेलो माय डियर वंस। तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि हम पिछले क्लासेस में पढ़े थे कि फ्लेम क्या होता है, तो फ्लेम के बारे में जाने कि फ्लेम एक ल्यूमिनस जोन है जो कि तब प्रोड्यूस होता है जब कंबशन में हीट के साथ लाइट भी प्रोड्यूस हो। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि कंबशन में हमेशा हीट प्रोड्यूस होगा, ये बात ऑलवेज सही होगा। लेकिन उसके साथ लाइट प्रोड्यूस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर कंबसन में लाइट प्रोड्यूस होता है तो उसी कंबसन को हम बर्निंग या फिर रैपिड कंबसन कहते हैं। तो अगर लाइट प्रोड्यूस होगा तो ये लाइट किस फॉर्म में प्रोड्यूस होगा? तो ये जो लाइट है ये लाइट फ्लेम के रूप में प्रोड्यूस होगा। यानी कि द बर्निंग और द लाइटनिंग जोन ऑफ अ कंबशन, कोई कंबशन में जो लाइटनिंग जोन होता है या फिर जो बर्निंग जोन होता है, जो हमको लॉ आग का दिखाई देता है, जैसे मोमबत्ती जलती है तो वहां पे आग का हमको लॉ दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड फ्लेम। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम यह जानेंगे, सॉरी इस लेक्चर में हम बेसिकली यह जानेंगे कि फ्लेम का अलग अलग जोन, अलग अलग क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हम कर सकते हैं और वो कौन किए थे, है ना। और इस फ्लेम में अलग अलग रंग होता है, कुछ रंग येलो कलर का होता है, कुछ ब्लू होता है, कुछ काला होता है। तो सवाल ये उठता है कि कुछ फिल्म का रंग येलो ही क्यों होता है, ये ब्लू ही क्यों होता है, अलग अलग जोन के बारे में जानेंगे। तो ये सब इस चैप्टर में हम, इस लेक्चर में हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो बोल रहा है यहाँ पे द कैंडल फ्लेम इज येलो एंड ल्यूमिनस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ वैक्स वेपर, है ना। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कैंडल फ्लेम का जो कलर है ये येलो होता है। हालांकि यहाँ पे केवल येलो लिखा हुआ है, लेकिन केवल येलो ही नहीं होता है। कैंडल फ्लेम में कुछ इस प्रकार से होता है। कैंडल फ्लेम में कुछ इस प्रकार से होगा, आपका देख लीजिए। सबसे अंदर में, शुरुआत में, सबसे बाहर में इस प्रकार से व्हाइट कलर का एक जोन रहेगा, एकदम हल्का सा। उसके अंदर अगर आप जाओगे तो हल्का येलो रहेगा। फिर उसके अंदर जाओगे तो थोड़ा सा ब्लैक कलर का आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा ब्लैक, हल्का सा ब्लैक। और उसके अंदर जाओगे तो और हल्का अंदर जाओगे तो हल्का सा आपको ब्लू जोन दिखाई देगा। यानी कि जो फ्लेम है उसमें इस प्रकार का जोन होता है, पहले ब्लू, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू रहता है, उसके बाद येलो, उसके अंदर अगर आप और जाओगे तो ब्लैक, मतलब डार्क ब्लैक या डार्क कलर कह ले जो भी है, और उसके अंदर फिर से जाओगे तो फिर से ब्लू। तो मेरा यही सवाल है कि ये जो फ़िल्म हम देख रहे हैं, ये अलग-अलग फ़िल्म का जो ज़ोन देख रहे हैं, ये जो ल्यूमिनस ज़ोन है, जो कि कंबशन में तब प्रोड्यूस होता है जब हीट के साथ लाइट भी प्रोड्यूस हो। तो इस फ़िल्म का अलग-अलग ज़ोन का अलग-अलग कलर क्यों होता है? सारा का सारा कलर येलो ही क्यों नहीं है? या फिर सारा का सारा कलर ब्लू ही क्यों नहीं है? या सारा का सारा काला ही क्यों नहीं है? तो इन किन बातों पे, ये सब किन बातों पे निर्भर करता है? तो हम यही जानेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू जॉन जैकब बर्जेलियस एक साइंटिस्ट है। तो वो क्या किए थे, कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 4 जोन। वो जो है कैंडल फ्लेम को 4 जोन में डिवाइड किए थे, जिसमें पहला जोन है आउटर मोस्ट नॉन लिमिनस जोन ऑफ कंप्लीट कंबशन। जिसमें सबसे बाहरी जोन क्या है? सबसे बाहरी जोन है नॉन लिमिनस जोन, जहाँ की कंप्लीट कंबशन होता है और उसका रंग ये ब्लू कलर का होता है। इट इज ब्लू जोन ड्यू टू कंप्लीट कंबशन ऑफ वैक्स वेपर ऑफ कैंडल एंड इट इज हॉटेस्ट पार्ट। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कैंडल में कि ये जो सबसे बाहर वाला जो जोन है ये ब्लू कलर का है। चूंकि ये ब्लू कलर, अब ब्लू कलर का, अब ये ब्लू कलर का क्यों है? तो ब्लू कलर का इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है। यहाँ पर सबसे बाहर में ये जो जोन है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा भरपूर मात्रा में है। और चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा भरपूर है, ये सबसे बाहर में, ये फ्लेम के सबसे आउटर मोस्ट पार्ट है। दिस इज आउटर मोस्ट जोन। तो चूंकि ये आउटर मोस्ट जोन है, सबसे बाहरी जोन है, इस वजह से यहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई, ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी, अबंडेंस सबसे ज्यादा है, सबसे मैक्सिमम है। दैट्स वाई यहाँ पर कंप्लीट कंबशन होता है। और चूंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, इस वजह से यहाँ पे सबसे मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस होता है। और यही कारण ये जोन जो है ये हॉटेस्ट जोन। और साथ ही साथ चूंकि यहाँ पे हीट का प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, तो हम सब जानते हैं कि अगर एक एनर्जी बढ़ता है तो दूसरा एनर्जी ऑटोमेटिकली कम जाता है। जैसे अगर मान लो आप अभी जो है
खूब खेल-कूद कर रहे हो, खूब मस्ती कर रहे हो, लेकिन वही अगर पास में एग्ज़ाम आ जाए, एग्ज़ाम का प्रेशर आ जाए, तो आपका खेल-कूद कम जाएगा, पढ़ाई-लिखाई बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अगर एक चीज़ बढ़ता है, तो दूसरा चीज़ ऑटोमेटिकली कम जाता है। या अगर आप मोबाइल ज़्यादा चलाना चालू कर दोगे, तो आपका पढ़ाई-लिखाई कम जाएगा और मोबाइल ये सब ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर भी एक चीज़ बढ़ेगा, तो दूसरा घटेगा। ठीक उसी प्रकार से ये जो ब्लू ज़ोन है, जो कि आउटर मोस्ट ज़ोन है, यहाँ पर ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी जो है काफ़ी भारी मात्रा में। चूँकि ऑक्सीजन का मात्रा भरपूर है, दैट्स व्हाई यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। चूँकि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है और चूँकि यहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, इस वजह से यहाँ पे कम लाइट प्रोड्यूस होगा। अगर ज़्यादा हीट होगा तो कम लाइट। तो चूँकि यहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे कम लाइट प्रोड्यूस होता है और इस वजह से ऐसे ज़ोन को नॉन ल्यूमिनस ज़ोन ऐसे ज़ोन को क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ज़ोन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट पार्ट है, यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी सबसे मैक्सिमम है और चूँकि ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी मैक्सिमम है, सफिशिएंट है, दैट्स व्हाई यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है और चूँकि कंप्लीट कंबशन हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर हीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है और चूँकि हीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी बढ़ेगा, तो दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑटोमेटिकली कम जाएगा। यही कारण है कि यहाँ पे लाइट जो है कम प्रोड्यूस होता है और इस ज़ोन को हम नॉन ल्यूमिनस ज़ोन कहते हैं। है ना? और चूँकि यहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, इस वजह से ये हॉटेस्ट पार्ट है, ठीक है? और ये एक बात और याद रखें कि जहाँ पर भी कंप्लीट कंबशन होगा, वहाँ पर कंबशन के बाद हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। यानी कि इन outer most non-luminous zone of candle flame, that is called blue zone, complete combustion takes place, and since complete combustion take place, that's why here carbon dioxide is produced. ठीक है, चूंकि ब्लू फ्लेम के आउटर मोस्ट जोन में नॉन लुमिनस जोन है और यहाँ पे ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई यहाँ पे कंप्लीट कम्बशन होता है और जब भी कंप्लीट कम्बशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। यही कारण है सबसे बाहरी वाला जोन यानी ब्लू जोन में, इस जोन में कंप्लीट कम्बशन होता है और CO2 का प्रोडक्शन होता है। अगला बोला जा रहा है इसके अंदर में सेंट्रल और मिडिल ल्यूमिनस जोन ऑफ इनकम्प्लीट कम्बशन। अब देखिए इसके अंदर में क्या है, अब इसके अंदर में क्या है, यहाँ पर इसके अंदर में देखिए येलो कलर है। क्यों है भाई येलो कलर? क्योंकि सबसे बाहर में ऑक्सीजन जो है भरपूर मात्रा में था, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा अंदर जाएंगे, जैसे ही हम यहाँ पे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में एकदम बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, लेकिन अगर हम यहाँ पे येलो के पास आएंगे तो ऑक्सीजन का मात्रा कम है और चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा कम है, काफी कम है, दैट्स वाई यहाँ पर कंप्लीट कम्बशन ना होकर इनकम्प्लीट कम्बशन होता है। यही कारण है कि ये जो सेंट्रल जोन है, ये जो बीच वाला जोन है, जो कि ये जो बीच वाला जोन है, एक सेकेंड, ये जो ये ब्लू हो गया और इसके अंदर येलो, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे चूंकि यहाँ पे कंप्लीट कम्बशन हो रहा है, तो चूंकि यहाँ पे कंप्लीट कम्बशन हो रहा है, कंप्लीट कम्बशन क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा जो है एकदम भरपूर है और यहाँ पर ऑक्सीजन का मात्रा का कमी है। यही कारण है कि यहाँ पे कंप्लीट कम्बशन ना होके इनकम्प्लीट कम्बशन होता है। अब चूंकि यहाँ पे इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर उतना मात्रा में हीट एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा और जाहिर सी बात है अगर हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस होगा, और हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर एक एनर्जी कमेगा तो दूसरा एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे चूंकि हीट एनर्जी कम प्रोड्यूस हो रहा है, यही कारण है कि यहाँ पे लाइट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और ये जोन जो है यानी सेंट्रल जोन जो है वो उसको हम ल्यूमिनस जोन या फिर येलो जोन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर में ऑक्सीजन का मात्रा भरपूर है, इस वजह से वहाँ पे कंप्लीट कम्बशन होता है, इस वजह से वहाँ पे लाइट का प्रोडक्शन इस वजह से वहाँ पे हीट का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और लाइट का कम। लेकिन जैसे ही हम अंदर आते हैं यानी कि इस जोन में, येलो वाले जोन में, ये येलो वाला जोन में, वहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा बाहर की अपेक्षा थोड़ा कम रहता है। यही कारण है कि वहाँ पे इनकम्प्लीट कम्बशन होता है, यही कारण है कि वहाँ पे कम हीट प्रोड्यूस होता है और जाहिर सी बात है अगर एक एनर्जी कमेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो हीट चूंकि कम रहा है, इस वजह से यहाँ पे लाइट ज्यादा प्रोड्यूस होगा और ये जो जोन होगा ये ल्यूमिनस जोन कहलाएगा, यानी कि लाइट देने वाला जोन
कहलाएगा। और हम अगर अपने घर में या फिर मोमबत्ती में ये सब देखेंगे तो हम पाएंगे कि मेनली हमको ब्लू कलर, सॉरी मेनली हमको येलो कलर ही दिखता है, ब्लू कलर नहीं। क्यों हमको मेनली येलो कलर दिखता है? क्योंकि येलो कलर ही ल्यूमिनस जोन है, येलो कलर ही ज्यादा हीट, ज्यादा लाइट देता है, क्योंकि वो जो है हीट को कम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये बात है। तो सेंट्रल जोन, दिस जोन इज ब्राइट येलो एंड ल्यूमिनस, ये जो जोन है ब्राइट येलो है और ल्यूमिनस है, और यही हमको मोमबत्ती में मेनली दिखाई पड़ता है। ब्लू जोन एकदम गौर से देखेंगे ना तब जाके दिखाई देगा, लेकिन येलो जोन हल्का से ही मतलब दूर से ही दिख जाता है, या कोई दिया जल रहा है या कुछ भी घर कुछ कुछ भी दिया जल रहा है, मोमबत्ती है, या लैंप जल रहा है, तो हमेशा हमको येलो कलर ही दिखता है। अगर हम पास जाके एकदम गौर से देखेंगे तब जाके हमको दिखता है कि हाँ उसके बाहर में ब्लू जोन भी, लेकिन हमको मेनली येलो दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि येलो में लाइट का प्रोडक्शन काफी ज्यादा हो रहा है। और लाइट का प्रोडक्शन क्यों हो रहा है ज्यादा? क्योंकि यहाँ पे हीट का प्रोडक्शन कम हो रहा है। और हीट का प्रोडक्शन यहाँ पे कम क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कंबशन कम हो रहा है। और कंबशन कम क्यों हो रहा है बीच वाले जोन में, सेंट्रल जोन में यानी येलो जोन में? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, दैट्स वाई यहाँ पे कंबशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो बाहरी जोन ब्लू जोन, ल्यूमिनस जोन। क्यों ल्यूमिनस जोन? क्योंकि, सॉरी बाहरी जोन नॉन ल्यूमिनस जोन। क्यों नॉन ल्यूमिनस जोन इसको कहते हैं? क्योंकि ये कम लाइट प्रोड्यूस करता है। क्यों कम लाइट प्रोड्यूस करता है? क्योंकि ये जो है ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। और क्यों ज्यादा हीट प्रोड्यूस करता है? क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होता है। क्यों कंप्लीट कंबशन होता है? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। अब बीच वाला जोन येलो जोन में, येलो जोन क्या है? ल्यूमिनस जोन। ल्यूमिनस जोन कहने का मतलब क्या है? लाइट ज्यादा देता है। लाइट देने का मतलब ज्यादा क्या है? कि हीट कम प्रोड्यूस करेगा। हीट कम प्रोड्यूस करेगा कहने का मतलब क्या है? कि यहाँ पे कंप्लीट कंबशन नहीं होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। इनकम्प्लीट कंबशन होगा, है ना? और जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगा, तो जैसा हम कंप्लीट कंबशन में जाने थे कि कंप्लीट कंबशन होने पे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक उसी प्रकार से इनकम्प्लीट कंबशन में, है ना, इनकम्प्लीट कंबशन जब भी होगा तो हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। तो अगर कंप्लीट कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और तो सवाल है कि अच्छा क्या है, कंप्लीट कंबशन अच्छा है कि इनकम्प्लीट कंबशन अच्छा है? तो देखा जाए तो कंप्लीट कंबशन ज्यादा अच्छा है। क्यों अच्छा है भाई? तो पहला, कंप्लीट कंबशन में जो हीट है वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो कंबशन होने का जो मेन एम है हीट को प्रोड्यूस करना, वो पूर्ति हो जाता है। तो हीट वहां पे ज्यादा हमको एनर्जी मिलेगा। दूसरा यहाँ पे और यहाँ पे वही इनकम्प्लीट कंबशन में कम एनर्जी मिलेगा। ठीक है, दूसरा यह कि कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमारे लिए पॉइजनस नहीं है। लेकिन वही इनकम्प्लीट कंबशन के केस में कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारे लिए काफी पॉइजनस, काफी डेंजरस है ना? कार्बन जब हम सांस लेते हैं ना, अगर इन वातावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों अवेलेबल हो, तो जब हम सांस लेंगे तो हमारा जो आरबीसी है यानी जो ब्लड है, वो ऑक्सीजन को ना लेके कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेता है। क्योंकि हमारे हेमोग्लोबिन को या कहें हमारे आरबीसी को ऑक्सीजन से ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा लगाव है ना? तो अगर हम सांस लेते हैं और हवा के साथ ऑक्सीजन भी जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाता है, इन दैट केस आवर बॉडी विल गेट एफिनेटेड टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्लेस ऑफ ऑक्सीजन, है ना? हमारा जो खून है कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा लगाव रखता है ऑक्सीजन के अपेक्षा। यही कारण है कि हमारा खून कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन कर लेगा और फॉर्म कर लेगा कार्बो ऑक्सी होमोग्लोबिन, सॉरी कार्ब एमिनो होमोग्लोबिन। और ये जो कार्ब एमिनो होमोग्लोबिन है, ये डायरेक्टली हमारे ब्रेन पे अटैक करता है, जिसकी वजह से हमें चक्कर आ सकता है, और अगर ज्यादा देर तक हुआ तो मौत भी हो सकता है। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी 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 पॉइजनस गैस। अगर आपके वातावरण में या चारों तरफ, जैसे कि गांव इलाका में चूल्हा पे खाना बनता है, तो चूल्हा पे खाना बनने के कारण लकड़ी का कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता। चूल्हा कहने का मतलब है ये मिट्टी वाला, ठीक है? तो वहां पर कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। उस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और अगर हम सांस में कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों ले लिए, तो हमारा जो खून है कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा प्यार करता है। आवर ब्लड इज मोर एफिनेटेड टुवर्ड्स कार्बन मोनोऑक्साइड एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, है ना? ऑक्सीजन की अपेक्षा हमारा ब्लड कार्बन मोनोऑक्साइड से ज्यादा लगाव रखता है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन करके कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर देगा, और डायरेक्टली हमारे ब्रेन पे अटैक करके हमें बेहोशी होगा, चक्कर आएगा, ये सब होगा। दैट्स वाई
इनकम्प्लीट कंबशन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। दूसरा यह है कि कंप्लीट कंबशन में फ्यूल पूरी तरीके से जल जाता है, जिसकी वजह से वेस्टेज ऑफ फ्यूल नहीं होता है, लेकिन वही इनकम्प्लीट कंबशन में फ्यूल पूरी तरीके से नहीं जल पाती है और यहाँ पर वेस्टेज ऑफ फ्यूल होता है। ठीक है? अब देखिए, चूँकि यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, पूरी तरीके से कंबशन नहीं हो रहा है ना? हल्का हो भी रहा है, हल्का नहीं भी हो रहा है। बीच वाला ज़ोन येलो, देखिए ब्लू ज़ोन में तो पूरा कंबशन हो रहा है, लेकिन जो येलो ज़ोन है वहाँ पे इनकम्प्लीट हो रहा है, थोड़ा हो भी रहा है, थोड़ा नहीं भी हो रहा है ना? थोड़ा फ्यूल यूज़ भी हो रहा है, थोड़ा वेस्ट भी हो रहा है। तो चूँकि यहाँ पे थोड़ा कंबशन हो रहा है, थोड़ा नहीं हो रहा है, थोड़ा फ्यूल यूज़ हो रहा है, थोड़ा फ्यूल यूज़ नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई यहाँ पर का जो टेम्परेचर है वो भी थोड़ा ही है, यानी ना तो ज़्यादा कम और ना ही बहुत ज़्यादा, यानी कि इसका जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट टेम्परेचर होगा। तो सबसे बाहरी ज़ोन जो ब्लू ज़ोन था, वहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा था और चूँकि वहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा था, दैट्स व्हाई वहाँ पे हीट मैक्सिमम प्रोड्यूस हो रहा था। इस वज़ह से वो जो पार्ट था ब्लू ज़ोन का, वो हॉटेस्ट पार्ट था। लेकिन वही जो सेंट्रल ज़ोन है, जो कि येलो ज़ोन है, ये इसमें ऑक्सीजन का मात्रा उतना नहीं है, जिसकी वज़ह से यहाँ पे कंप्लीट कंबशन ना होके इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है और इस वज़ह से यहाँ पे अ, उतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। यही कारण है कि इसका टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट टेम्परेचर है। लेकिन चूँकि कम हीट यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, इस वज़ह से येलो ज़ोन में ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस होता है और इस वज़ह से येलो ज़ोन को हम ल्यूमिनस ज़ोन कहते हैं। अब अगला है अंदर वाला ज़ोन। क्या? तो अंदर वाला ज़ोन है अगला इनर ज़ोन, इनर डार्क ज़ोन ऑफ नो कंबशन। तो देखिए बोल रहा है दिस इज़ अ डार्क ज़ोन वेयर वेरी लिटिल और नो कंबशन टेक्स प्लेस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसा कि हम पहले भी बताए थे कि सबसे बाहर में होता है ब्लू ज़ोन, उसके अंदर में होता है कौन-सा? तो उसके अंदर में होता है येलो ज़ोन, ठीक है? और उसके अंदर में होता है डार्क ज़ोन और उसके अंदर में होता है फिर से वापस से ब्लू ज़ोन, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है? यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस केस में यहाँ पे आउटर ज़ोन में यानी ब्लू ज़ोन में ऑक्सीजन का मात्रा भरपूर है, तो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो लाइट कम होगा, तो ये नॉन ल्यूमिनस ज़ोन हो गया। और चूँकि हीट सबसे ज़्यादा हो रहा है, इस वज़ह से ये पार्ट जो है हॉटेस्ट पार्ट है। बीच वाला जो पार्ट है ये, यहाँ पे ऑक्सीजन तो है लेकिन ऑक्सीजन का मात्रा कम है और चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा कम है, इस वजह से यहाँ पे कंप्लीट कंबशन ना होकर इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है और चूंकि इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, दैट्स वाई यहाँ पे उतना हीट प्रोड्यूस ना हो रहा है और चूंकि ज्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि उसके जगह लाइट प्रोड्यूस होगा, तो यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होता है और चूंकि यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होता है, इस वजह से इस जोन को ल्यूमिनस जोन कहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हीट उतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, दैट्स वाई इस यहाँ पर का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होता है। लेकिन ये जो डार्क ज़ोन है, यहाँ पे ऑक्सीजन होता ही नहीं है या होता है, या अगर होता भी है तो भी येलो वाले ज़ोन से काफ़ी कम होता है। यही कारण है कि यहाँ पे कंबशन हल्का-फुल्का या ना, यानी नहीं होता है। यानी हल्का-फुल्का हो भी सकता है या नहीं होता है। ठीक है? तो ब्लू ज़ोन में सबसे ज़्यादा कंबशन होगा, डार्क ज़ोन में उससे कम होगा और जो सॉरी ब्लू ज़ोन में सबसे ज़्यादा कंबशन होगा, येलो ज़ोन में मॉडरेट होगा मतलब कि इनकम्प्लीट कंबशन होगा और डार्क ज़ोन में बहुत मतलब येलो वाले ज़ोन से भी बहुत कम ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी होता है या कहें ना के बराबर होता है। दैट्स व्हाई यहाँ पर का जो कंबशन होता है वो भी ना के बराबर ही होता है, यानी कि नो कंबशन होता है। अब चूँकि यहाँ पे कंबशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ना तो हीट प्रोड्यूस होगा और ना ही लाइट प्रोड्यूस होगा। तो ये जो पार्ट है, इसका टेम्परेचर समझ लो कि एकदम लीस्ट होता है, सबसे कम होता है। ठीक है? लेकिन बोले ना यहाँ पर भी हल्का-फुल्का ऑक्सीजन डार्क ज़ोन में भी हल्का-फुल्का रहता है इस ज़ोन में भी, है ना? माना कि कम रहता है, येलो से भी कम रहता है, लेकिन हल्का-फुल्का रहता है ना? जो कि ना के बराबर, है ना? यानी कंबशन भी होगा, तो वो भी ना के बराबर ही होगा, हल्का-फुल्का होगा। ठीक है? तो ये बात है। तो ब्लू ज़ोन में सबसे मैक्सिमम कंबशन क्यों होगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है। येलो ज़ोन में ऑक्सीजन का मात्रा उससे कम है, तो कंबशन उससे कम होगा, तो इनकम्प्लीट कंबशन होगा। और डार्क ज़ोन में, है ना, येलो से भी कई गुना ऑक्सीजन कम है या कहें ना के बराबर है, इस वज़ह से कंबशन यहाँ पे नहीं होगा या होगा भी तो हल्का-फुल्का, मतलब कि ना के बराबर होगा। ठीक है? लेकिन अगर मान लिया जाए इसमें हल्का-फुल्का ना के ही बराबर कंबशन होता
है है ना? यहाँ पर ये जो डार्क ज़ोन है, ये जो डार्क ज़ोन है ब्लैक वाला, अगर मान लो कि इसमें हल्का-फुल्का ही सही कम्बसन होता है, इसमें हल्का-फुल्का ही सही कम्बसन होता है, तो यहाँ पे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल प्रोड्यूस होगा। अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल, अनबर्न्ड, UNBURNT, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल प्रोड्यूस होगा, है ना? और ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है, ये हल्का-सा पहले से जला हुआ है। तो इसको जलाने के लिए, अगर इसको और हमको जलाना है, तो हमको थोड़ा ही और ऑक्सीजन चाहिए, और हल्का-सा भी अगर ऑक्सीजन मिलता है तो ये जल जाएगा। तो जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मान लो कि अभी मेरा घर में किसी से लड़ाई हो गया, या बाहर से हम घूम के आए हैं और मेरा दोस्त सबसे लड़ाई हो गया, बाहर में खूब मारा-पीटी हो गया, घर पे आए और घर पे पापा भी हमको कुछ बात के लिए डाँट दिए। अब पापा हमको डाँट दिए हैं, तो उल्टा हम पापा पे या मम्मी पे या घर वाला पे उछल जाएँगे। क्यों उछल जाएँगे भाई? क्योंकि बाहर से मेरा मूड पहले से खराब होके आया था। ऊपर से घर में आए तो और सुन लिए, है ना? तो जो गाली बात हम थोड़ा-सा ज़्यादा सुनने पे या मार खाने पे गुस्सियाते हैं, हम पहले ही गुस्सिया गए थोड़ा-सा नहीं। पापा हमको थोड़ा-सा ही बोले, मम्मी हमको थोड़ा-सा ही बोली, हम गुस्सिया गए। जो कि हम नॉर्मली नहीं करते। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गुस्सियाए हम पहले से थे। लेकिन यहाँ पे आए तो हल्का-सा गुस्सा ट्रिगर करने का काम किया। यानी थोड़ा-सा ऐड हुआ, पापा-मम्मी गुस्सा किया हमको, और वो इतना ना बढ़ गया कि कहने का नहीं, है ना? क्योंकि लेकिन इसमें कोई मम्मी-पापा का ये नहीं है, बल्कि पहले से ही मेरा मूड खराब था, है ना? पहले से ही हम गुस्सा में थे। बस यहाँ पे आने पे उसका थोड़ा-सा और एडिशन हो गया और हम उबल पड़े, ठीक है? ठीक वही इसी प्रकार से यहाँ पर भी होता है। यहाँ पे ये जो डार्क ज़ोन है, यहाँ पे अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, और ये जो अनबर्न्ड कार्बन कार्बन पार्टिकल है, ये हल्का-सा जला हुआ है, यानी कि समझ लो कि अर्ध जला है। अब चूँकि ये अर्ध जला है, यानी हल्का-फुल्का जला हुआ है, तो अगर इसको हल्का-सा भी ऑक्सीजन मिल गया, तो ये भैया फुल्ली कम्बशन कर लेगा। तो ये डार्क ज़ोन में ये अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल जो यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, वो यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाने का कहने का मतलब है कि वो यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पर जाने पे इसको अगर हल्का-सा भी ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ये कंप्लीट कम्बशन कर देगा, और अगर कंप्लीट कम्बशन करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, हम सब जानते हैं कि हमेशा ब्लू कलर का प्रोडक्शन होता है। यही कारण है कि अंदर में ब्लू कलर होता है, ठीक है? तो सबसे बाहर में जैसा कि हम जाने, सबसे बाहर में फिर से हम बता देते हैं कि सबसे बाहर में, 1 सेकंड, सबसे बाहर में कौन-सा ज़ोन होता है? अरे यार! क्या हो गया भाई? हुँ। सबसे बाहर में ये बड़ा-सा एकदम ब्लू ज़ोन, है ना? क्यों होता है यहाँ पे ब्लू ज़ोन? क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का मात्रा है, वो भरपूर है। ऑक्सीजन का मात्रा भरपूर है तो कंप्लीट कम्बशन होगा। कंप्लीट कम्बशन होगा तो ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो लाइट कम होगा, तो ये नॉन ल्यूमिनेस ज़ोन कहलाएगा, और इसका टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट कम्बशन हो रहा है, सबसे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर जैसे हम अगर थोड़ा अंदर और जाते हैं, तो यहाँ पर ऑक्सी इस ज़ोन में ऑक्सीजन तो होगा, लेकिन बाहर वाले से हल्का कम ऑक्सीजन यहाँ पे होगा। तो चूँकि यहाँ पे बाहर से हल्का कम ऑक्सीजन है, दैट्स व्हाई यहाँ पे कंप्लीट कम्बशन ना होके, चूँकि यहाँ पे बाहर से हल्का कम ऑक्सीजन है, दैट्स व्हाई यहाँ पे कंप्लीट कम्बशन ना होके इनकम्प्लीट कम्बशन होगा, और चूँकि इनकम्प्लीट कम्बशन होगा, तो हीट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, और जब हीट उतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी उसकी जगह प्रोड्यूस होगा, जो कि लाइट है, तो लाइट प्रोड्यूस होगा, और इस ज़ोन को हम ल्यूमिनस ज़ोन कहेंगे। और चूँकि यहाँ पे इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और वही इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब हम इसके थोड़ा और अंदर चले जाते हैं, तो जब हम थोड़ा अंदर और चले जाएँगे, तो जो ऑक्सीजन का मात्रा है, वो लगभग ना के बराबर हो जाएगा, और इस केस में कम्बशन भी लगभग ना के बराबर होगा, यानी हल्का-फुल्का होगा, या कहें ना ही के बराबर होगा, ठीक है? लेकिन अगर हल्का-फुल्का होता है कम्बशन, है ना? तो यहाँ पे एक पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, जिसको हम अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल कहते हैं। ये वही पार्टिकल है जो कि आप तब देखते हैं जब आप किसी ढिबरी के या लैंप के ऊपर अपना हाथ रखते हैं, और उसका जो धुआँ है उसके कारण आपका हाथ काला हो जाता है। तो वो जो काला हुआ है हाथ, वो किसके कारण हुआ है? यही अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल के कारण हुआ है। ठीक है? तो ये जो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल है, ये समझ लीजिए अर्ध जला
पार्टिकल है, अध जला अध पका खाना है ना? अब इसको पकाना है, तो अध पका खाना को पकाने के लिए अगर हल्का-सा भी हम हीट देते हैं, तो वो खाना पक जाएगा। तो ठीक है? ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर चूँकि ये अध पका है, अध जला है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल ये वही है जो कि लैंप में हमको काला-काला जो भी दिखता है, ठीक है? तो चूँकि ये अध जला है, तो इसको हल्का-सा भी अगर और ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ये फुल्ली कंबशन कर देगा, है ना? और यही कारण है कि नेक्स्ट ज़ोन जो होगा हमारा, वो ब्लू ज़ोन होगा, है ना? यहाँ पर इस ब्लैक ज़ोन में जो भी अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल प्रोड्यूस होता है, वो अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल इसमें चला जाता है और यहाँ पे हल्का-सा भी अगर ऑक्सीजन मिल गया, तो कंप्लीट कंबशन हो जाता है और हम सब जानते हैं, कंप्लीट कंबशन में हमेशा ब्लू लाइट का फॉर्मेशन होता है। तो ये है डिफरेंट ज़ोन्स ऑफ फ्लेम जो कि जॉन जैकब बर्जेलियस साहब जी के द्वारा क्लासिफाई किया गया था। ठीक है? तो ये सब अगला हमको जानना है कि फ्यूल किसको कहते हैं? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्यूल इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट ऑन बर्निंग एंड इज़ इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल टू यूज़। देख लो, ड्यू टू इट्स हाई एनर्जी आउटपुट रिलेटिव टू इट्स कॉस्ट। बोल रहा है कि फ्यूल और कंबस्ट पहली बात फ्यूल और कंबस्टिबल सब्सटेंस में अंतर क्या है? तो कंबस्टिबल सब्सटेंस और फ्यूल में यही अंतर है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस कहने का मतलब है वैसा सब्सटेंस जो बर्न हो, जो जले, यानी जलने वाला हर चीज़ कंबस्टिबल सब्सटेंस है ना? लेकिन हर जलने वाले चीज़ से हम अपना इस्तेमाल या अपना डोमेस्टिक यूज़ या अपना यूज़ नहीं ले सकते। हर जलने वाले चीज़ से हम खाना नहीं पका सकते, हर जलने वाले चीज़ से हम गाड़ी नहीं चला सकते, हर जलने वाले चीज़ से हम आयरन या जो भी मशीन है, वो सब नहीं चला सकते। हर जलने वाली चीज़ से हम और भी तरह का काम है स्कूटी नहीं चला सकते ट्रेन नहीं चल सकता, हवाई जहाज नहीं चल सकता, सैटेलाइट लॉन्च नहीं हो सकता है ना? यानी कहने का मतलब है कि माना कि हर जलने वाले चीज़ को हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे, लेकिन हर जलने वाले चीज़ को फ्यूल नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि फ्यूल वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है जिसको जलाने पे हमें प्रॉफ़िट हो। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मान लो कि हमें अगर घर में चाय बनाना है और चाय बनाने के लिए मम्मी चूल्हा का इस्तेमाल करती है और हम मम्मी को बोले मम्मी चूल्हा का इस्तेमाल क्यों करती हैं? हम बाहर से लाते हैं हमारे यहाँ के इतना पेपर का कागज़ ही है पड़ा हुआ, रद्दी है नीचे में क्यों ना दिवाली का जो ये रद्दी है या आप जो कचरा इकट्ठा किए हैं, इसको जलाकर ही चाय बना दें। हाँ, तो ऐसा हो सकता है। चाहे बिल्कुल आप घर में जो आपका पड़ा हुआ पेपर है या जो भी है, जो कुछ भी बचा-खुचा है कबाड़ी का चीज़, उसको भी जला के आप चाय बना सकते हैं। लेकिन वो चाय बनाने में सालों बीत जाएगा और दूसरी बात है कि उसमें आपका पूरा घर का पेपर, पूरा घर का कबाड़ी खत्म हो जाएगा, लेकिन चाय बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। तो वहाँ पर फ्यूल अगर हम 100 किलो जलाएँगे, तो जाके हमको 10 ग्राम का चाय बनेगा, है ना? लेकिन ये जो चूल्हा है हमारे यहाँ या जो हम एलपीजी इस्तेमाल करते हैं या इंडक्शन चूल्हा है, वो सब हल्का-सा 5-10 ग्राम का गैस में चाय, खाना ये सब बन जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम माना कि हर एक जलने वाले सब्सटेंस को कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे, लेकिन फ्यूल हम उसी कंबस्टिबल सब्सटेंस को कहेंगे जिसको जलाना हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, ठीक है? हम चाय लकड़ी से भी बना सकते हैं, है ना? और चाय हम डायमंड को जला के भी बना सकते हैं, दोनों से चाय बनेगा, लेकिन डायमंड से जला के जो चाय बनेगा, उसका दाम अरबों रुपया का होगा, लेकिन जो कागज़ से या लकड़ी से जला के बनेगा चाय, उसका दाम महज़ 10-20 रुपया के आस-पास या उससे भी कम होगा, है ना? तो कागज़ को जलाना या कह लें लकड़ी को जलाना हमारे लिए प्रॉफ़िटेबल है दैट्स व्हाई ये इस फ्यूल को कागज़ और लकड़ी को हम फ्यूल कह सकते हैं, है ना? लेकिन डायमंड को हम फ्यूल नहीं कह सकते। तो जो जलता है वो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, लेकिन जिसको जलाने पे हमें प्रॉफ़िट हो वो फ्यूल है ना? तो ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंस आर नॉट फ्यूल बिकॉज़ on burning of all combustible substance we can't get profit है ना? हर एक combustible substance को हम फ्यूल नहीं कह सकते क्योंकि हर एक combustible substance को जलाने पे हमको प्रॉफिट हो ही ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हर एक फ्यूल को हम combustible substance कह सकते हैं क्योंकि हर एक फ्यूल जलता है और वैसा जलता है जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो।
ठीक है? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि फ्यूल और कम्बस्टिबल सब्सटेंस में क्या अंतर होता है। जैसे एक और उदाहरण के लिए समझ लें कि अगर मान लो कि हमको पानी उबालना है और पानी उबालने के लिए हम 3-4 पेपर लिए, मतलब कि 3-4 दिन का पेपर, और उसको जलाकर हम पानी उबालने लगे। अब उसके जगह हम दूसरा काम यह करें कि पापा का जो चेकबुक है और पापा जो चेकबुक बनाया है उसमें लिखे हुए हैं 1 लाख रुपया, और उस सारा का सारा चेकबुक फाड़ के और उसी को जला के हम चाय बनाने लगे। तो वहाँ पर क्या होगा, वो जो चाय है वो न जाने लाखों करोड़ों में चला जाएगा। ठीक है? तो सेम चीज़ है, दोनों कागज़ है। ये जो पेपर वाला है वो भी कागज़ है, चेकबुक वाला वो भी कागज़ है। उसका क्वालिटी तो और अच्छा, उससे चाय बनाएँगे तो और बढ़िया बनेगा और ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है? लेकिन क्या हम उसको फ्यूल कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि उसको जलाने में हमारा घाटा हो रहा है। तो जो जलता है वो कम्बस्टिबल सब्सटेंस, लेकिन जिसको जलाने पे हमें फ़ायदा होता है और घाटा कम होता है, वो फ्यूल होता है ना? दैट्स व्हाई ऑल कम्बस्टिबल सब्सटेंस आर नॉट फ्यूल, बट ऑल फ्यूल आर कम्बस्टिबल सब्सटेंस। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है कि ये जो फ्यूल है इसका भी अलग-अलग टाइप होता है, अलग-अलग प्रकार होता है, जिसमें पहला बोला गया सॉलिड फ्यूल। तो सॉलिड फ्यूल क्या है? कम्बस्टिबल सब्सटेंस व्हिच आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वो कम्बस्टिबल सब्सटेंस जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। तो ज़ाहिर-सी बात है, सिंपल है। यानी रूम टेम्परेचर पे जो फ्यूल सॉलिड की तरह बिहेव करेगा वो सॉलिड फ्यूल कहलाएगा। इसका एग्जांपल हो गया कोल, कोक, वुड, चारकोल, etc. है ना? अगला है लिक्विड फ्यूल। तो जो फ्यूल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होगा उसे लिक्विड फ्यूल कहेंगे, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, etc. है ना? नोट कर दें कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो है आर मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर ये पेट्रोल, डीजल और केरोसिन बनता है ना? यानी कि पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन आर formed from the molecule of hydrogen and oxygen. That's why they are called the mixture of hydrocarbon, है ना? अगला है गैसियस फ्यूल। तो ये गैसियस फ्यूल जो है ये हमेशा रूम टेम्परेचर पे या हमेशा जो है गैसियस रूप में ही एग्जिस्ट करते हैं। और जैसा कि हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि ये गैसियस फ्यूल हमेशा फ्लेम के साथ बर्न करता है। दैट्स वाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑलवेज बर्न्स विद फ्लेम, है ना? क्योंकि गैसियस फ्यूल जो है हमेशा फ्लेम के साथ बर्न करता है। तो अब आप लोग के मन में ये सवाल उठेगा कि फिर केरोसिन या पेट्रोल ये सब फ्लेम के साथ कैसे जलता है? या लकड़ी को जलाते हैं वो भी कभी-कभी फ्लेम के साथ जलने लगता है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इस वजह से होता है। या मोमबत्ती जो है वो भी फ्लेम के साथ जलता है, वो तो सॉलिड है। तो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि जब हम उसको जलाते हैं ना, जैसे मोमबत्ती को जलाएँ, तो जब हम उसको जलाते हैं तो ये जो मोमबत्ती है यानी वैक्स है वो सबसे पहले वैक्स वेपर में कन्वर्ट होता है। और वो वैक्स वेपर यानी कि गैसियस फॉर्म में आ गया, है ना? वो आपका फ्लेम के रूप में जलता है। पेट्रोल, डीज़ल को जब जलाते हैं तो वो सबसे पहले वेपर के फॉर्म में आता है और वो वेपर फ्लेम के रूप में जलता है। लकड़ी को जब जलाते हैं तो लकड़ी में भी कुछ न कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस होता है। यही कारण है कि शुरुआत में लकड़ी फ्लेम के साथ जलेगा, लेकिन उसके बाद जो है फ्लेम के साथ जलना बंद कर देगा, क्योंकि शुरुआत में उसके पास वोलेटाइल सब्सटेंस होता है। तो जब हम उसको जलाते हैं तो वो जो वोलेटाइल सब्सटेंस है, वोलेटाइल सब्सटेंस उसको कहते हैं, उस सब्सटेंस को कहते हैं जो तुरंत भर में भाप में चेंज हो जाए। तो जब हम उसको जलाना चालू करते हैं लकड़ी को, तो उसका जो वोलेटाइल सब्सटेंस है वो सबसे पहले भाप में बदल जाता है, भाप में चेंज हो जाता है, और फिर वो भाप जो है वो फ्लेम के साथ जलता है और हमको लगता है कि लकड़ी जल रहा है। लेकिन जैसे ही जलाने का थोड़ा देर हो जाता है या थोड़ा देर बाद हम देखते हैं कि वो जितना ही भाप में चेंज होने वाला सब्सटेंस था वो सारा का सारा जल गया। तो वापस से लकड़ी फ्लेम देना बंद कर देता है और वापस अपने नॉर्मल ढंग से जलने लगता है। ठीक है? तो जहाँ पर भी आपको फ्लेम दिख दिख रहा है, वहाँ पे आप ये गारंटेड मान लीजिए कि वहाँ पे हमेशा गैसियस फ्यूल ही होगा। अगर कोई मोमबत्ती फ्लेम के साथ जल रहा है, तो मोमबत्ती पहले वैक्स वेपर में कन्वर्ट होगा, देन आफ्टर फ्लेम के रूप में जलेगा। अगर पेट्रोल, डीज़ल फ्लेम के साथ जल रहा है, तो पेट्रोल, डीज़ल पहले गैसियस फ्यूल के रूप में कन्वर्ट होगा, देन आफ्टर फ्लेम के रूप में जलेगा। कोई लकड़ी फ्लेम के साथ जल रहा है, तो लकड़ी में कोई न कोई ऐसा पदार्थ, कोई न कोई ऐसा सब्सटेंस ज़रूर होगा, क्योंकि गैसियस रूप में आसानी से चेंज हो जाएगा और वो गैसियस सब्सटेंस जो है फ्यूल फ्लेम के साथ जो है जलना चालू करेगा, है ना? और जब तक वो गैसियस सब्सटेंस उस लकड़ी में है, तब तक वो फ्लेम के साथ जलेगा। लेकिन जैसे ही वो गैसियस सब्सटेंस खत्म हो जाएगा, वो जो लकड़ी फ्लेम के साथ जल रहा था, वो फ्लेम के साथ जलना बंद कर देगा और सिंपली जलना चालू कर देगा। तो ये बात है। यहाँ पर एक बात और नोट कर दें
कि वाटर गैस का फॉर्मूला होता है CO+H2 और प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मूला होता है CO+N2। अब हम ये क्यों बताएं, तो ये क्यों बताएं इसके बारे में हम बाद में बताएंगे। देखिए अब अगला चलते हैं, बोला जा रहा है यहाँ पे देयर इज नो एनी फ्यूल दैट इज कम्प्लीटली परफेक्ट इन ऑल एस्पेक्ट इन रियल, सो कंसेप्ट ऑफ आइडल फ्यूल या परफेक्ट फ्यूल इज थियोरेटिकल नॉट प्रैक्टिकल। बोला जा रहा है कि जिस प्रकार से देखिए बोला जा रहा है कि यहाँ पे जिस कि कोई भी फ्यूल दुनिया में आइडल फ्यूल यानी परफेक्ट फ्यूल यानी ऐसा फ्यूल जिसमें कोई कमी ना हो, ऐसा फ्यूल नहीं है। क्यों नहीं है भाई, तो देखिए क्या दुनिया में परफेक्ट इंसान है, क्या दुनिया में परफेक्ट दिमाग है, क्या दुनिया में परफेक्ट आदमी है? हाँ, दुनिया में परफेक्ट केवल एक ही है, वो है भगवान, जिसमें किसी चीज का कमी नहीं है, जो कि हर तरह से तन मन धन हर चीज में सुप्रीम है। लेकिन जो हम लोग हैं, हम इंसान या जानवर या पेड़ पौधा या कुछ भी है, इसमें कुछ न कुछ खामियां है। अगर किसी के पास दिमाग है तो सुंदर नहीं है, कोई सुंदर है तो दिमाग नहीं है, अगर किसी के पास दिमाग और सुंदरता दोनों है तो दिल नहीं है, नेचर उसका खराब है, या सब कुछ अच्छा है तो उसका दिमागे में बीमारी तिमारी घुसल है ना, कुछ भी हो सकता है, या पैर हाथ उसका टूटा हुआ है, एनीथिंग, ठीक है। या वो गरीब परिवार से हो सकता है, ठीक है, या उसको फैमिली सपोर्ट करने वाला नहीं हो सकता। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा परफेक्टनेस या हमारा आइडियलिटी केवल हम पे डिपेंड नहीं करता, इस बात पे भी निर्भर करता है कि हमारे चारों ओर लोग कैसे हैं, हमारे चारों ओर का जो वातावरण है वो कैसा है, ठीक है। तो जैसे राम जी को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी कि पुरुषों में सबसे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम कहने का मतलब है जो पुरुषों में उत्तम हो, यानी जो पुरुषों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो, जो सबसे ऊंचा। क्या वैसा सर्वश्रेष्ठ वैसा ऊंचा इंसान आज तक राम जी के बाद कोई पैदा लिया है? नहीं लिया। हर किसी में कुछ न कुछ खामियां, राम जी में हर चीज बढ़िया था, तेज भी थे, धनुर्धर उतना बढ़िया थे, युद्ध भी अच्छा लड़ लेते थे, सुंदर भी थे, है ना, भगवान भी थे, शक्ति भी था, हर कुछ था, हम लोग के पास कुछ नहीं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से फ्यूल, जो आप सोच रहे हैं कि फ्यूल में कोई खामियां ना होगा, है ना, कोई ऐसा फ्यूल के बारे में आप इमेजिन कर रहे हो कि कोई ऐसा दुनिया में फ्यूल हो जिससे एनर्जी एकदम भारी मात्रा में निकले, जो कि एकदम पॉल्यूशन फ्री हो, जिसको जलाना एकदम आसान हो, जो कि कम टेम्परेचर पे जल जाए, जो ज्यादा एनर्जी दे, ये सारा का सारा गुण एक ही फ्यूल में आ पाना संभव नहीं है। दैट्स वाई ये जो आइडल फ्यूल या परफेक्ट फ्यूल या एकदम सुप्रीम फ्यूल का जो कंसेप्ट है, यही थियोरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। ये जो जो भी चीज आइडल का जो कंसेप्ट होता है ना, ये हमारी कल्पनाओं की उपज है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करते, चाहे वो इंसानों में आइडल इंसान हो, चाहे फ्यूल में आइडल फ्यूल हो, या फिर इंजन गाड़ी में आइडल इंजन, ये सारा का सारा हमारी कल्पनाओं का चीज है। रियल में हम अपने लाइफ में प्रैक्टिकल चीजों की बात करते हैं, तो अगर उसके बेसिस पे बात किया जाए तो आइडल फ्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये केवल केवल एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, क्योंकि हर एक फ्यूल में कुछ ना कुछ कमी है, जिस प्रकार से हर एक इंसान में कुछ ना कुछ कमी है। तो आज के लिए यहीं तक, बाकी का जो चीज है वो हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।